हेलो क्लास 6। पिछली बार मैंने आपको वर्ण विचार व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार करवाया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। पाठ 2 में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं न कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्या कहा मैंने कि बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे क, त, म आदि, ये क्या है? व्यंजन। इनका क्या उच्चारण, जिनके कि हम बिना स्वर के व्यंजनों को लिख तो सकते हैं, लेकिन इनका उच्चारण के बिना नहीं कर सकते। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं न कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजनों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। आप देखिए स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। क्या कहा मैंने कि प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या कुल कितनी है? 25। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या है 25। वर्ग यानी क वर्ग, इसकी व्यंजन क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, ये कितने हो गए? 5। क वर्ग के क, ख, ग, घ, ग। अब देखिए च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। कितने में? 5। च, छ, ज, झ, य। अब देखिए आप तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, और चौथा है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और अंतिम प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए? 25। ठीक है, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो ये हमारे कितने में? 25। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इनके उच्चारण में जो जीभ है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, यानी पूरी तरह से नहीं छूती है। ये है अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। कितने हैं? 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऊष्म व्यंजन।
कौन सा हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म हो जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म हो जाती है यानी गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह ये चार क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये चार क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब है हमारा चौथा जो है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने? दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? अक्ष, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है। देखिए आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। क्षत्रिय, त्रिभुज, ज्ञानी, श्रमिक ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मतलब जो व्यंजन बताए मैंने उनसे बने हुए शब्द हैं ये। क्षत्रिय, त्रिभुज, ज्ञानी और श्रमिक ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं। बहुत सारे संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु वर्णमाला में इन चार संयुक्त व्यंजनों को ही स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिए मैं कह रही हूं कि हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं, अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं, लेकिन वर्णमाला में केवल इन चार संयुक्त व्यंजनों को ही स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि इनमें दो व्यंजनों के मेल से उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि दो जो व्यंजन के मेल से इनका जो स्वरूप है वह पूरी तरह बदल गया है। ठीक है, अब देखिए आप द्वितीय व्यंजन। इसमें है जैसे जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन कहते हैं। देखिए जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी अपने समान रूप वाले स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे चम्मच, लड्डू, बच्चा, गन्ना ये क्या है? द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है। फिर आता है हमारा संयुक्ताक्षर व्यंजन यानी गुच्छ व्यंजन, जिनको कहते हैं कि व्यंजनों का गुच्छा। जैसे कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन गुच्छ। ठीक है, तो उसे हम संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे प्रयत्न, रक्त, मक्खी, पत्थर आदि ये क्या है? संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ के उदाहरण है। इन्हें भी हम तीन रूपों में लिख सकते हैं। जैसे खड़ी पाई हटाकर, देखिए जैसे 11, ठीक है, ज्वाला, व्यक्ति, स्तुति, पत्थर आदि। घुंडी हटाकर जैसे हम क लिखते हैं ना, तो हमने क लिखा, आप देखिए हमने क लिखा, यह है पूरा क और ये है हमारा आधा क। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे क्लेश, वक्ता, क्यारी, हफ्ता, दफ्तर आदि। ठीक है, यानी हमने उसको पूरा नहीं लिखा, आधा घुंडी हटाकर। उसमें बताया गया, आपको हिंदी में बताया गया है कि घुंडी हटाकर जिन शब्दों को हम लिखते हैं हलंत के रूप में, जैसे अद्भुत, द के नीचे हमने हलंत लगाया, गट्ठर, ट के नीचे हमने हलंत लगाया। ठीक है, इसी प्रकार से है र के संयुक्त रूप। जब र
स्वर रहित र होता है, र स्वर रहित होता है। जब र स्वर रहित होता है तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, र क्या है, स्वर रहित होता है तो उसको हम कहाँ लगाते हैं, आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे पर्वत, ठीक है, धर्म, कर्म आदि क्या है, र रहित, ये जो है र स्वर रहित होते हैं। ठीक है, अब है र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे पाई में यानी टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है। प्रसन्न, ठीक है, र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे यानी प्रसन्न प के नीचे लगाया हमने र, और चक्र किसके नीचे लगाया हमने, क के नीचे, चक्र, क्रम, सन आदि। ठीक है, चंद्र आदि। अब देखिए नीचे से गोल तली वाले वर्ण ट, ठ, ड यदि स्वर रहित हो और उनके बाद र हो तो उसे र रूप में लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ठीक है, ट्रक में हम लगाते हैं ट्रेन, राष्ट्रीय आदि में। फिर देखिए स्वर रहित श के साथ र संयुक्त होने पर उसका रूप श्र हो जाता है। जैसे श्रम, परिश्रम आदि, ये क्या है, स्वर रहित श के साथ र संयुक्त होने पर उसका रूप जो है श्र हो जाता है। ठीक है, अब आता है नुक्ता। फारसी से आए कुछ शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों में लगता है, क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में ज और फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में फ, ज ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें शब्द के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा, सजा, फन और फन आदि। ठीक है, इतना समझे बच्चों। इसके बाद देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण, यानी किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहा मैंने कि किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण करना ही वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण करना, इसको क्या कहते हैं हम, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि द्वितीय व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और जब र स्वर रहित, र से पूर्व स्वर रहित, ये सब जो हैं ट, ठ वर्ण वाले यदि स्वर रहित हो तो उनके बारे में पढ़ें, और स्वर रहित वाले शब्दों में और नुक्ता, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसी से संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी और आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।